ओके। सो लास्ट क्लास में ये सारे पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये आप लोगों को मैंने समझा दिए थे, ठीक है। साइट मैप, रोबोटेक्स्ट फाइल, एसएसएल सर्टिफिकेशन, कैनोनिकल टैग्स, रिडायरेक्शंस, ओपन ग्राफ और स्ट्रक्चर डेटा जो स्कीमा भी था, हम स्कीमा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। ये तीन चीजें मैंने आप लोगों से कही थी कि मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी। हम ऑडिट रिपोर्ट के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले सब मेरे साथ साथ एक काम करेंगे कि आप लोग भी अपने सिस्टम के ऊपर एसईओ ऑप्टिमाइजर, ये एक प्लेटफॉर्म है। हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको हम टूल्स कहते हैं। ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म या मल्टीपल टूल्स हैं हमारे पास जिनसे हम किसी भी वेबसाइट की टेक्निकल ऑडिट करते हैं। यानी कि वो हमें बताता है उस वेबसाइट की ऑडिट करने के इसमें क्या इश्यूज हैं एसईओ से रिलेटेड। तो पेड टूल्स भी अवेलेबल हैं और फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं। तो मैं आपको ये फ्री टूल सिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि इसमें भी जो सेम फीचर है वही इसी तरह की रिपोर्ट आपको कोई पेड टूल भी जनरेट करके देगा। थोड़ी और इन डेप्थ होगी वो रिपोर्ट, बट अभी हम फ्री फीचर्स के साथ काम शुरू करते हैं। अगर मेरी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो, डिस्कनेक्ट हो या स्क्रीन कुछ भी तो बता दिएगा। सब लोग इसको साथ साथ ओपन कर ले मेरे। जी। ओपन कर लिया सबने? ये एसईओ ऑप्टिमर जी। का लिंक मैं आप लोगों को चैट में भी दे देती हूँ। वंस आपने ये साइट ओपन कर लिए, कोई भी वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट की आपको ऑडिट करनी है, तो हम पहले अपना कीवर्ड लिखते हैं, देखते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई वेबसाइट आ रही होगी तो उसी को पिक कर लेंगे हम। स्टारलेट शूज पिक कर लेते हैं, ठीक है? असम। वालेकुम सलाम। वैसे कहाँ से स्टार्ट किया है जरा बता दें। मैंने सिर्फ कहा है कि अभी हमने स्टार्ट किया है, हम आज ऑडिट करेंगे टूल्स की हेल्प से वेबसाइट। अभी तक हम सब मैनुअल कर रहे थे ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप मैनुअल मेजर नहीं कर सकते, तो अब हम टूल यूज करेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा कि एसईओ ऑप्टिमर ये एक टूल है, इसको ओपन कर लें, क्योंकि ये बहुत सारे फीचर्स आपको फ्री प्रोवाइड करता है। अदरवाइज मोस्टली टूल्स पेड होते हैं। आप अपनी वेबसाइट ओपन कर लें और जो भी वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट की आपको ऑडिट करनी है वो ओपन कर लें। उसका हमें लिंक रिक्वायर्ड होगा। इसका लिंक कॉपी करें और सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। कोई ऐसी वेबसाइट पिक करिएगा जो ऑलरेडी प्रॉपर बनी हुई हो। जो हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई थी हम उसका इसलिए चेक नहीं कर रहे हैं कि उसका ऑब्वियस है कि वो लाइव नहीं है, सेकंड उसका ऑब्वियसली कोई एसईओ नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बटन पे सिंपल क्लिक करेंगे, ऑडिट। मिस लिंक पेज की कॉपी करनी है या वेबसाइट की फुल लिंक? वेबसाइट की, ठीक है। सिर्फ आप वेबसाइट का नाम भी लिख लेंगे ना, लाइक यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो नाम यूआरएल है ना, ये भी आप पिक कर लेंगे ना, तो गुड इनफ है। ये ऑडिट स्टार्ट हो गई है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, आप लोगों ने स्टार्ट किया ऑडिट। जी। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि ये ऑडिट की रिपोर्ट हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, हमने जो भी वेबसाइट पिक की थी उसकी ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे रेडी है।
मोर और लेस जितने भी टूल्स हैं उनमें यही सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है, बस कुछ में बहुत इन डेप्थ मिल रही होती है आपको इन्फॉर्मेशन, और कुछ में आपको बेसिक मिल रही होती है। फ्री वर्जन है, लेकिन फ्री वर्जन के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा गुड इनफ इंफॉर्मेशन है फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट की ऑडिट करने की, और उसे ये बताने की कि आपकी वेबसाइट को कितने एसईओ की जरूरत है या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सारा कंटेंट आपको पहले पढ़ाने का पर्पस यही था कि जब आप ऑडिट करेंगे, यानी कि टूल बेस पर ऑडिट करेंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आपको टूल की बेस पर ऑडिट नहीं करनी तो मैनुअल ऑडिट आप लोगों को ऑलरेडी आती है। और अगर ये रिपोर्ट आपने पढ़नी हो और उसके बेसिस पर रिकमेंडेशंस बनानी हो तो आपको वो समझ में आए रिपोर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है C+, यानी कि इसको जो ग्रेड दिया है ओवरऑल वेबसाइट को वो दिया है C+। तो अब आप मुझे बताएं कि C+ अच्छा है ग्रेड या नहीं। बताएं। ये कोई बहुत मुश्किल सवाल है? एवरेज है। एवरेज है? एवरेज क्यों एवरेज क्यों? है। हम्म। एवरेज रिजल्ट है पर। सही। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा है कि देखिए किस ग्रेड तक ये ऑलमोस्ट 50-50% के ऊपर है, तो एवरेज है। ठीक है। लेकिन ये बेटर हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट का व्यू भी दिखा रहा है, ये सारी चीजें। अब आपको यहाँ पे देखिए और इंडिकेटर्स मिल गए कि ऑन पेज एसईओ। अब आपको पता है कि ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ A- है, इसका मतलब है कि भी इम्प्रूवमेंट की जगह है यहाँ पे। फिर उसके बाद लिंक्स। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंक्स हैं और जो आपकी वेबसाइट के बाहर के एक्सटर्नल लिंक्स हैं, वो सारे लिंक्स का यहाँ पे जो ग्रेड है वो D है। इट मीन्स के मे बी के नहीं इंटरनल लिंक्स, बंदड़ी। बट एक्सटर्नल लिंक्स आई थिंक इसमें कम होंगे क्योंकि सोशल, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक्स ज्यादा होंगे तो सोशल का अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, यूजेबिलिटी। जो मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें स्टॉप करवाई थी, पेज लोड टाइम और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जैस एंड CSS या W3C वैलिडेशन, तो ये इससे रिलेटेड है। अभी हम पूरी रिपोर्ट जब इन डिटेल देखेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ। परफॉर्मेंस और सोशल। सोशल का मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर कितने अपने लिंक्स लगाए हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है या नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जब हम पढ़ेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वेबसाइट से कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे अगर आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो कैसे आप अपना कैटलॉग कनेक्ट करते हैं, और अगर आपको ट्रैफिक ट्रैक करनी है तो कैसे आप पिक्सेल्स लगाते हैं, फेसबुक केस के अंदर मेटा पिक्सेल्स लगाते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे एक ग्राफ आ रहा है कि ये ग्राफ आपको जितना स्टेबल होगा, यानी कि इसकी जो एक्चुअल शेप है पेंटागन की, जितना ये एक्चुअल शेप में होगा उतना अच्छा आपका पेज है। लेकिन अगर ये जितना डिसबैलेंस होगा, इट मीन्स कि आपको पेज को उतनी ही इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब इसकी डिटेल हमें यहाँ पे मिल रही है, रिकमेंडेशंस है। रिड्यूस योर टोटल पेज फाइल साइज, और यहाँ पे आपको दे रहा है प्रायोरिटी, और ये बता रहा है कि ये किस इंडिकेटर को आपके खराब कर रहा है, परफॉर्मेंस के इंडिकेटर को। ठीक है, परफॉर्मेंस का इंडिकेटर क्या है, जब आपने पेज ओपन किया, के रिकमेंडेशन बाद में, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अब आप इसके अंदर देखें, आप ऑन पेज एसईओ के रिजल्ट में टाइटल टैग, यस आप लोगों को पता है टाइटल टैग क्या होता है, कहाँ होता है, उसकी लेंथ के, करेक्टर्स की लेंथ कितनी होती है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर बता रहा है कि ये सही नहीं है। क्यों नहीं? योर पेज मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, हाउ योर मेटा डिस्क्रिप्शन शुड आइडियली बी बिटवीन 120 टू 160 करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेसेस, और ये 170 करेक्टर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सर्व का स्निपेट भी दिखा रहा है कि किस तरीके से शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे डॉट 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 आ रहे हैं, इसका मतलब ये डिस्क्रिप्शन शो कंप्लीट नहीं हो रही है। लैंग्वेज, योर पेज इज यूजिंग द लैंग एट्रीब्यूट्स, यानी कि लैंग्वेज के एट्रीब्यूट्स ने बताया, डिक्लेयर किया है। जब हम कंटेंट लिखते हैं, जब डेवलपर कंटेंट लिखता है तो वो लैंग्वेज डिक्लेयर करता है कि हम कौन सी लैंग्वेज अपने पेज के ऊपर यूज करेंगे। कि तो वो डिक्लेयर हुई है इंग्लिश लैंग्वेज। फिर हमने हेडिंग टैग्स देखे थे, तो उसमें बताया हुआ है कि हेडिंग टैग्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कौन सा मिस है हेडिंग टैग। भाई H1 मिस फोर है ना, फाइव वही है H1 मिस है। ठीक है, फिर 2 कितने लगे हुए हैं, 3 कितने लगे ओ हुए हैं, यस। ऐसे 5 मिसिंग। मिसिंग है, और डायरेक्ट G और डायरेक्ट 6 लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या रिकमेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, कि भाई सबसे पहले तो आप H1 टैग लगाएं, फिर H2 और हेडिंग 3 को। टैग। हम्म।
अगर आपको 6 रखना है तो ये 4, इसका नाम 4 होना चाहिए। यहाँ पे इस हेडिंग 1 में, आप हेडिंग 6 में आपने जो भी कंटेंट रखा हुआ है, या तो उस पर से आप H6 का टैग हटा दें या फिर उसको H4 कर दें। कीवर्ड कंसिस्टेंसी बता रहा है कि किस तरह के कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं अंदर, और वो कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। जैसे प्राइस, सेल, रेगुलर, लेदर, शूज, सेफ, सेलेक्ट, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वेबसाइट के अंदर मोस्टली यूज हुए हैं, ज्यादातर ये वर्ड्स यूज हुए हैं, लेकिन इनकी प्लेसेस सही नहीं है। टाइटल में चूज का वर्ड टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज हुआ है, लेकिन हेडिंग्स के अंदर कहीं पे भी नहीं है। प्राइस, सेल, लेदर, ये जो वर्ड्स हैं ये कहीं पर भी, अगर ये इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने ज्यादा यूज हुए हैं वेबसाइट पे, लेकिन कहाँ यूज हुए हैं? बॉडी टेक्स्ट के अंदर। जो इम्फेसाइज करने वाली जगह होती है, अगर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये कि वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, तो वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर ही नहीं है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि पेज के ऊपर 17 टाइम्स प्राइस का वर्ड यूज हुआ हुआ है, सेल का वर्ड 14 टाइम यूज हुआ हुआ है, लेदर का वर्ड 7 टाइम यूज हुआ हुआ है, मतलब लेदर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होगा इनका। लेकिन अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, तो इतनी बार यूज किया है आपने, तो आपने इसको मेन प्लेसेस पर तो यूज ही नहीं किया, लाइक टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन में, और हेडिंग टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये इंडिविजुअल कीवर्ड हो गए। फिर फ्रेजेस, आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्रेजेस जो है वो एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 वर्ड्स। तो फ्रेजेस का भी आपको डिटेल यहाँ पे पता चल जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर रेगुलर प्राइस या इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं तो कहाँ यूज, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेदर शूज, या आपकी मेन कैटेगरी है अगर, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है इसको एज अ इंडिविजुअल भी, एज अ फ्रेज फ्रेज भी, तो आपने इसको मेन टाइटल्स के अंदर क्यों यूज नहीं किया है? ठीक है। ठीक है, अमाउंट ऑफ कंटेंट, पेज के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है, बेसिकली उसका वर्ड काउंट बता रहा है कि 335 है। इसको हम थिन कंटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? थिन कंटेंट। ठीक है। कंटेंट जितना कम होगा, पेज के ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो कंटेंट मैक्सिमम रखने की कोशिश करते हैं। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं, स्टारनेट शूज, ये वाली वेबसाइट है जिसकी हम ऑर्डर रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद ऑल्टर टेक्स्ट का एट्रीब्यूट वो पूछ रहे हैं। 71 इमेजेस हैं आपके पेज के ऊपर, और दो में ऑल्टर टेक्स्ट मिसिंग है। ठीक है, दो, इट्स नॉट अ बहुत बड़ा नंबर नहीं है। मिस वॉइस नहीं आ रही आवाज। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? बाकी सबको भी इशू हो रहा है कि वॉइस का? नहीं एक आ बार रही बता है। दो मुझे। आ रही है? बख्तावर देखें थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन पे। आज इंटरनेट इशू कर हाँ, रहा है बहुत। मेरा भी गलत है, इसीलिए मैंने आज लिंक भी इतनी देर में शेयर किया, हाँ। क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। हाँ। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि अगर आपको ये सारी चीजें हम यहाँ रिपोर्ट में पढ़ रहे हैं, तो आपको इन चीजों की डिटेल्स पता है कि ये कहाँ होती हैं, कैसे ऐड की जाती हैं, और ये इनका पर्पस क्या होता है। तो ऑल्टर टेक्स्ट बता रहा है कि आपके में दो इमेजेस में से मिसिंग है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं कि भाई आपने बताया कि दो ऐसे इमेजेस हैं, कोई आप डिटेल्स देखेंगे तो आपको इमेजेस बता देगा कि वो इमेजेस कौन से हैं जिसमें आपका ऑल्टर टेक्स्ट मिसिंग है। फिर देखें कैनोनिकल टैग्स लगा कौन हुआ है। सा? कैनोनिकल टैग क्या लगाया हुआ है ना, स्टारलेट डॉट पी के, यानी कि ये इनका मास्टर लिंक होगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। मिस फिर आवाज वो नहीं आ रही। बख्तावर आप अपना इंटरनेट चेक करें, बाकी सबको तो आ रही है आवाज। रिकनेक्ट करके देखें। क्या कर रही हो? फरहीन आपको आ रही है आवाज? आपको भी इशू आ रहा है? यस, नहीं नहीं आ रही है। पहले आ रहा था, नेट चेंज किया मैंने। इंटरनेट बहुत खराब चल रहा है आजकल। हम्म। ठीक है, नॉन इंडेक्स टैग टेस्ट, ये जो हमने रोबोट टीएक्सटी फाइल अभी पढ़ी थी ना, उसके अंदर अगर हम कुछ ऐसी लिंक्स ऐड करते हैं जो नहीं का ऐड करने चाहिए, लाइक हमने किसी एआई बॉट को ही ब्लॉक कर किया हुआ है वहां पे, तो इस तरह की कोई चीज हमारे पेज पर यहाँ पे फाउंड नहीं है। ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है, एचटीटीपीएस के रीडायरेक्ट्स लगे हुए हैं, यानी कि एचटीटीपीएस यानी कि सिक्योर वर्जन है। ठीक है, रोबोट टीएक्सटी फाइल लगी हुई है इसके ऊपर। रोबोट रोबोट टीएक्सटी फाइल में कोई भी पेज ब्लॉक नहीं है। ठीक है, LIMS.txt फाइल। ठीक है, LIMS.txt फाइल का मैंने आप लोगों को बताया था। नो, रोबोट टीएक्सटी तो बताया था।
हम्म LIMS याद बेसिकली भी है हाँ, तो। ये LIMS जो है वो बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल TXT फाइल है। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी क्रॉलर आता है, कोई भी बॉट आता है, तो उसको हम एक साइट मैप देते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट का, कि हमारी वेबसाइट के अंदर लिंक्स हम्म कौन कौन से हैं। क्योंकि सर्च इंजन कैसे काम करता है, सर्च इंजन ऐसे काम करता है कि वो लिंक्स को विजिट करता है, हर एक लिंक को ओपन करता है, उस पेज के ऊपर जो भी कंटेंट होता है उसको क्रॉल करता है और फिर उसका सारा डेटा कलेक्ट करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट टेक्स्ट क्या रहा है, प्रिडिक्शन के ऊपर काम करते हैं। और इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, आर्टिकल पैराग्राफ की सूरत में, ठीक है। तो LMS.txt फाइल क्या है आपके पास, वो ये है कि हम अपनी पूरी वेबसाइट की एक समरी बना लेते हैं, ठीक है, एक समरी बनाकर और वो भी सबमिट कर देते हैं अपनी डायरेक्टरी में, वो भी ऐड कर देते हैं, जिस फाइल का नाम होता है LIMS.txt। एक ऐसी फाइल जिसमें सारे टेक्स्ट की समरी हो, यानी कि हमारी वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट है उसकी समरी लिखी हुई हो, और उस फाइल का नाम ये हो, और फिर उसको भी हम अपने डेवलपर को देते हैं, उसको डायरेक्टरी में ऐड कर दें। तो ये फाइल यहाँ पर ऐड नहीं है। और ये फाइल, ये देखिए न्यू लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल लेटेस्ट एक नई SEO के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई है चीज। बट इसका कोई खास इम्पैक्ट एज सच अभी तक नहीं है, क्योंकि आप चाहे उसको समरी दे दें, लेकिन एक्चुअल टेक्स्ट जो आपकी वेबसाइट पर है, कितनी ही बड़ी समरी बनाकर देंगे उसको। अगर आपकी E-कॉमर्स की वेबसाइट है उस पर आप क्या समरी दे सकते हैं। तो इसकी कोई एज सच वर्किंग नहीं है और ना ही इसका कोई इम्पैक्ट है रैंकिंग के अंदर, ठीक है। तो मे बी कि इन फ्यूचर हो, बट अभी तक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है SEO के ऊपर। ये न्यू एक नई चीज बस इंट्रोड्यूस करवाई है। तो देखते हैं, लेट्स सी इन फ्यूचर अगर इसका कोई इम्पैक्ट आता है। अभी फिलहाल इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हमारी LIMS.txt फाइल भी बनाए, अगर आप उनको ऑडिट SEO सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनती है, ठीक है। सिंपल, आप किसी भी AI टूल को इस वेबसाइट का लिंक दें, उसे समरी बनवा लें। और जैसे हमने स्मॉल SEO टूल के अंदर भी हमारे पास जैसे साइट मैप क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, ऐसे ही LIMS.txt क्रिएट करने का ऑप्शन आपको सर्च इंजन पे भी मिल जाएगा और स्मॉल SEO टूल के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक्सएमएल साइट मैप भी बिल्कुल सेम, आप लोगों को पता है, ठीक है, कि साइट मैप क्या होता है। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, आपको याद होगा कि मिस हमने आपकी कभी आवाज नहीं आ रही है। लाइव आप अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके देखें, हेलो। आपकी शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने कंसोल से कनेक्ट किया था अपने पेज को एनालिटिक्स देखने के लिए, इस तरीके से ये भी कनेक्टेड है गूगल के साथ, गूगल के टूल्स के साथ, जहाँ से हम इस वेबसाइट की एनालिटिक्स देख सकते हैं। स्ट्रक्चर डेटा इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिटी स्कीमा इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज होती है, ठीक है। अब हमने देखा था कि अगर हमें जरूरत, वैसे लगाना चाहिए, आपको जरूरत की बात नहीं है, अगर आप लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि सर्चिंग का रिजल्ट ही चेंज होता है बिल्कुल, और कितना ज्यादा उसका हाई इम्पैक्ट होता है कि लाइकली होता है कि हम उसी पे क्लिक करें, और रैंकिंग पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट आता है। अच्छा, रेंडर कंटेंट यानी कि कंटेंट इस तरह से हो जिसको समराइज किया जा सके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए रीडेबल हो, क्योंकि वो देखता है नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इस तरीके से वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है या कंटेंट पिक कर रहा होता है। और सेकंड चीज ये कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो ज्यादातर पैराग्राफ से भी ज्यादा पॉइंट्स में जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन होती है ना, बुलेट पॉइंट्स के अंदर, उस पर ऑप्टिमाइज होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपने चैट GPT या फिर जेमिनाई या कोई भी आप कोई और यूज कर रहे हैं AI प्लेटफॉर्म, तो आप देखेंगे वो आंसर ज्यादातर आपको पॉइंट्स के अंदर और छोटे छोटे पैराग्राफ्स में दे रहा होता है। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ या ऐसे टाइप की चीज से एक साथ नहीं लिखी जाती। तो वो इसलिए क्योंकि वो उसी चीज के ऊपर ऑप्टिमाइज है, पीसेस के अंदर इंफॉर्मेशन देने में। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो मतलब आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है किसके लिए, LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल की रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसी कोई चीज नहीं है ऑन पेज के अंदर जो आप लोगों को समझ में नहीं आती हो, अगर आप वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट स्टडी कर रहे हैं और इसके ऊपर आपको सजेशंस या रिकमेंडेशंस बनानी है, ठीक है। ऑल्दो के इसने रिकमेंडेशंस हमें खुद दी हैं यहाँ पे सारी, ठीक है। तो इन्हीं रिकमेंडेशंस को आपने डॉक्यूमेंट करना होता है अपने अकॉर्डिंगली, ऐसे सिंपल लैंग्वेज के अंदर, कि जिसको हम ये दे रहे हैं रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए,
उसको समझ में आए बेसिकली। अच्छा, ये लिंक्स है, ये आपको लिंक्स की डिटेल्स बता रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लिंक्स क्या होते हैं। अगर हम वेबसाइट के अंदर ही रहकर कोई भी लिंक क्लिक करते हैं, हम वेबसाइट के अंदर ही हैं उससे, तो वो हमारे इंटरनल लिंक्स होते हैं। और अगर हम वेबसाइट से बाहर चले जाते हैं तो वो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम एक्सटर्नल लिंक्स बना रहे होते हैं, बिकॉज हम अपनी वेबसाइट को मेंशन कर रहे होते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे अगर हमने कोई पोस्ट लगाई है तो हम लिख देते हैं कि फॉर मोर डिटेल्स विजिट अपनी वेबसाइट का, आपने लिंक ऐड कर दिया। इसी तरीके से आपने कोई ब्लॉग आर्टिकल लिखा और उसके अंदर बार बार अपने डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड किया कि ये, अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हैं और आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिख रहे हैं कहीं पे, तो उसके अंदर जहां पे भी डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड आता है या किसी ऐसी सर्विस का वर्ड आता है जहां पे आप लोगों की वेबसाइट में डिटेल अवेलेबल है जिसके बारे में आप सर्विस दे रहे हैं उसकी, तो आप वहां पे अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिंक्स बनाते हैं। इसी बहुत सारी हमारे पास इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, पीपीटीज बना के सबमिट कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख के सबमिट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स जिन पे हम लोग फ्रीक्वेंटली पोस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमारी अगर सिस्टर कंपनीज हैं या फिर हमारी मल्टीपल कंपनीज हैं या फिर हमारे कोलैबोरेटर्स हैं या अगर हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने सर्विसेज दी हैं, तो वहां पर भी अपनी वेबसाइट के लिंक्स लगवाना कि किसी कंटेंट के अंदर, रेफरेंस के अंदर, या फिर हमें रिकमेंड करने के लिए वो कहीं पे हमें मेंशन करें और हमारी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दें। तो ये सब क्या कहलाते हैं? बैकलिंक्स कहलाते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट से बाहर आपके कितने ज्यादा लिंक्स हैं। तो जितने ज्यादा आपकी वेबसाइट से बाहर आपके लिंक्स होंगे वो आपके डोमेन को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो इस वक्त इसके डोमेन की स्ट्रेंथ 30% में बहुत कम है। ठीक है, और ये स्पेसिफिक पेज यानी कि होम पेज, उसकी स्ट्रेंथ उसके फिर कोर स्ट्रेंथ आ रही है, यानी कि बहुत कम लिंक्स नहीं, तो बता रहे हैं टोटल बैकलिंक्स लगे हुए हैं 1000, जिसमें से रेफरिंग डोमेन्स है 423। फिर नो फॉलो, ये वाली सारी चीजें मैं आपको थोड़ी डिटेल में जब हम ऑफ पेज पढ़ेंगे ना फिर समझाऊंगी। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को अभी बस इतना ही समझ लें कि जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं, यानी कि जो हमारी वेबसाइट के बाहर हमारी वेबसाइट पे जो लिंक्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं? वो 1000 है सिर्फ। ठीक है, ये बहुत कम नंबर है, इसीलिए डोमेन की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 30% आ रही है। ये बैकलिंक्स और गेस्ट पोस्टिंग सेम होते हैं या उसी का पार्ट है? हाँ, नहीं, गेस्ट पोस्टिंग पार्ट ही होती है। देख, एक आपके अपने पर्सनल ब्लॉग पोस्ट होते हैं, लेकिन एक आप अपनी कंपनी के बिहाफ पे किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप अपनी कंपनी के जो भी लिंक्स लगाएंगे, बहुत सारे जो ब्लॉग पोस्ट के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो पेड होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। ठीक है, जो फ्री होते हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है कि अगर आप वहाँ पे आर्टिकल लिखकर कोई सबमिट कर रहे हैं, कोई ब्लॉग लिखकर सबमिट कर रहे हैं, तो उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। और जो पैसे लेके करते हैं उनकी अथॉरिटी कम होती है। मिस, इसके लिए वेबसाइट लाइव करना जरूरी है? आप बैकलिंक्स किसके बनाएंगे अगर आपकी वेबसाइट लाइव नहीं? अच्छा। बैकलिंक का मतलब सिंपल ये होता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक आपकी वेबसाइट के बाहर कहाँ कहाँ पे मेंशन है, कितनी जगह मेंशन है। ये 1000, 1000 प्लेसेस के ऊपर मेंशन है। ये ठीक है, अदर देन आर वेबसाइट होते हैं ना? अदर देन आवर वेबसाइट, यस। तो इसमें सबसे ज्यादा जो यानी इम्पोर्टेंट, हमने दूसरे की दुकान पे अपना सामान रखा दिया, हाँ, इश्तेहार लगा दिया ये उसमें। वही चीज है ना बैकलिंग? हाँ, बिल्कुल हाँ, वही चीज है। सही। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिसके जो इसके लिए हम चीज यूज करते हैं वो हमारे अपने ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आप जितनी जगह पे अपने प्लेटफॉर्म बनाएंगे ना, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, टिकटॉक, रेडिट, कोरा, जितने भी जगह पे आप अपने प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वहां पे जो भी पोस्टिंग आप करेंगे, ठीक है, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप पोस्ट कर ही रहे हैं, आपने एक पोस्ट बना ही ली है, उसका एक कंटेंट लिख ही लिया है, तो कर दे 7 8 10 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट। उसको कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई क्लाइंट आता ही है, कहीं उसकी विजिबिलिटी ही बढ़ती है। तो जब उस पोस्ट के अंदर आप ये भी तो हम्म। मेंशन करेंगे ना जरूर लास्ट में, उसके कंटेंट के अंदर, कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें फॉर मोर डिटेल्स, या अपना लैंडिंग पेज बनाया है तो कॉन्टेक्ट अस के लिए, या कोई इंक्वायरी करनी है या कोई कोटेशन लेनी है उसने। तो आप अपने पेज का एक लैंडिंग पेज बनाते हैं वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे कस्टमर आके चेक करेगा, तो उसका अगर आप लिंक लगा रहे हैं हर जगह अपनी वेबसाइट का, तो वो भी इसी में काउंट होगा। और आपको पता है कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे पास, जैसे लिंक्डइन है, जैसे कि मेटा है, इन प्लेटफॉर्म्स की डोमेन अथॉरिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है।
ठीक है, तो डोमेन अथॉरिटी कैसे बनती है, जैसे बाहर आउटसाइड लिंक होते हैं, तो इनकी तो कितने पुराने ये प्लेटफॉर्म है, कितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं, तो इनकी अथॉरिटी तो ऑलरेडी स्टेब्लिश हुई है। ठीक है, अगर आप किसी किसी भी साइट के ऊपर जाके गेस्ट ब्लॉग अपना पोस्ट करती हैं, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी से कहीं ज्यादा लिंक्डइन की अथॉरिटी होगी, कि आप लिंक्डइन पे जाके अपना आर्टिकल पोस्ट कर दें, लिंक्डइन पे अपना आर्टिकल्स लिख सकते हैं, न्यूज लेटर लिख सकते हैं अपने पेजेस की। ठीक है, जब हम लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी ये सारी चीजें। तो वो वाला जो अच्छा एक मैं सॉरी, कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा हम्म। जी ये जी इससे बताएं। थोड़ा सा हट के टॉपिक है, लाइक गैस पोस्टिंग भी एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको पे करते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स आपसे पैसे लेते हैं। ठीक है, कि अगर आपका हम यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करेंगे, आपका ब्लॉग जो आपने लिखा है उसके अंदर ऑब्वियसली आपने कोई 10-15 जगह पे अपनी वेबसाइट का रेफरेंस दिया होगा, तो आपने लिंक लगाए होंगे अपनी वेबसाइट के। हम्म। तो कुछ ऐसे साइट्स, हम्म। ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपसे कहते हैं कि आप हमें पे करें तो हम आपका ब्लॉग पोस्ट करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अच्छी क्वालिटी, अगर आपके ब्लॉग की क्वालिटी और कंटेंट वाकई बहुत अच्छा है, तो वो फिर उसको खुद से पोस्ट करते हैं, उसके लिए आपको पे भी करते हैं। और कुछ बिल्कुल फ्री, मतलब ना ना ही वो आपसे पेमेंट लेंगे और ना आप उनको पेमेंट देंगे, बट उनके क्राइटेरियाज बड़े हाई होते हैं। तो ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, गेस्ट पोस्टिंग वाला है, गेस्ट ब्लॉगिंग वाला, ये थोड़ा सा ओल्ड है। बिल्कुल लेटेस्ट अगर हम एसईओ की बात करें तो ये इतना नहीं चलता है। ठीक है, अब लोग इसके ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं करते। अच्छा देखिए, मैं आपको चले आप इतना बता दिया है तो फिर पूरा ही समझा देती हूँ। ठीक है, रेफरिंग डोमेन्स यानी कि आपके डोमेन को स्पेसिफिक रेफर कितने इन लिंक्स में से कितने लोगों ने किया हुआ है, या कहाँ 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 पे किया हुआ है। यानी कि 1K जो आपके टोटल बैक लिंक्स हैं वो कितने डोमेन्स के ऊपर लगे हुए हैं, 423 लिंक्स। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर 1K आपके बैक लिंक्स हैं तो 1K ही प्लेटफॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने लगाए हैं। यानी कि 423 टोटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने 1000 अपने लिंक्स ऐड किए हुए हैं। अच्छा, अब नो फॉलो का या डू फॉलो का आप डिफरेंस समझ लें। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और मैं किसी भी अपने क्लाइंट को मेंशन करती हूँ वहां पे, या फिर मैंने किसी से सर्विस ली तो मैं उनको मेंशन कर रही हूँ। किसने माइक ओपन कर लिया अपना? अच्छा, अपना माइक ऑफ कर दें अगर क्लास में बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, सो अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक लगाती हूँ, उसके साथ एक कंडीशन लगा देती हूँ नो फॉलो की, तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये लिंक रेफरेंस के लिए अपनी वेबसाइट पे लगा तो दिया, आपकी वेबसाइट का या किसी भी XYZ वेबसाइट का, लेकिन मैं इसको कंसिडर करूंगी कि इसको जो है वो जब क्रॉलर आए तो इस लिंक को फॉलो करते हुए उस वेबसाइट को जाके क्रॉल नहीं करे। तो इस तरह का लिंक लगाने का कोई खास हमें बेनिफिट मिलता नहीं है। ठीक है, अगर डू फॉलो लिंक्स लगे हुए हैं तो क्रॉलर, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है कि क्रॉलर ये देखता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक कहाँ कहाँ है और कितनी बार उसके पास ये रिक्वेस्ट आ रही है कि उसको क्रॉल किया जाए, कितना फेमस है। ठीक है, तो अगर इसमें से अब 1K लगे हुए हैं तो 651 तो नो फॉलो बैक लिंक्स है। यानी कि अगर किसी ने आपकी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका लिंक ऐड भी किया हुआ है, या आपने किसी भी तरीके से ऐड करवा दिया, या आपने नहीं करवाया होता, ये ज्यादातर खुद ही किए होते हैं लोगों ने ऐड, रेफर करने के लिए। हम्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से यहाँ इनका कुछ मुझे अच्छा लगा, मैंने उसकी कोई रेफरेंस अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया, बट मैंने नो फॉलो लगा दिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल बैकलिंक्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें से नो फॉलो कितने हैं और डू फॉलो कितने हैं। तो डू फॉलो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से हमारी डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव होती है। इससे कोई खास पर्पज नहीं, हाँ विजिबिलिटी के लिए ठीक है कि लोग देख लेंगे एटलीस्ट हमें वहां पे, लेकिन हमारी रैंकिंग के अंदर या हमारी डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव करने में इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने लिंक्स लगे हुए हैं? 11। ठीक है, गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट से रिलेटेड यानी कि GOV वाले जो हमारे डोमेन्स होते हैं उनके ऊपर कितने लिंक्स लगे हुए हैं? तो एक। ठीक है, हो सकता है कि FBR के ऊपर ही लगा हुआ हो कि हाँ भाई ये वेबसाइट जो है वो लीगल है, या कुछ भी XYZ, आई डोंट नो कि किस कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, कितने आईपीस से ये जो आपके 423 डोमेन्स हैं, ये कितने आईपीस से लॉग इन होते हैं? 232 आईपीस, यानी कि 232 लोकेशंस से ये 423 डोमेन्स जो है ऑपरेट होते हैं। ठीक है, और सबनेट यानी कि फिर इनका फर्दर इंटरनेट की डिटेल्स
जो इंटर सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कितने। इससे हमें पता चलता है कि कितनी लोकेशन से हमारे और कितने डोमेन्स पे हमारे लिंक्स लगे हुए हैं, और इसमें से कितने जो हैं वो एजुकेशनल यानी कि .edu वाली वेबसाइट्स के ऊपर लगे हुए हैं, .gov वाली पे लगे हुए हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा और भी होते हैं तो वो यहाँ पर स्पेसिफिकली बता देगा आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको। यस। जी। और ये देखें, ये पूरे बैकलिंक्स की डिटेल है। बिहान्स पे लगा हुआ है, ठीक है। स्टोर लीड ऐप एप्लीकेशन के ऊपर अपने लगाए हुए हैं इन्होंने, ज्यादातर तो इनके अपने ही हैं, ठीक है। टॉप बैकलिंक्स का मतलब ये होता है कि जिन डोमेन्स के ऊपर ये लगे हुए हैं, जैसे हमारे डोमेन की एक स्ट्रेंथ बन गई है ना, यानी कि जिस वेबसाइट की हम ऑडिट कर रहे हैं उसके डोमेन की एक स्ट्रेंथ बन गई है 30। तो जहाँ पे इसके लिंक्स लगे हुए हैं, आपने ये भी देखना होता है कि जिन वेबसाइट के ऊपर अपने लिंक्स लगा रहे हैं उन वेबसाइट की अपनी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। वही ना, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोगों को अच्छा रेफर करेगा कोई अच्छा इंसान, तो उसके रेफरेंस में, और कोई अगर बुरा इंसान यानी कि कोई एक लो लेवल का इंसान आपको रेफर करेगा, तो उसके रेफरेंस में बहुत डिफरेंस होता है क्वालिटी ऑफ रेफरेंस के अंदर। ठीक है, तो अगर आप डोमेन अथवा किसी भी वेबसाइट के ऊपर खुद से लगा रहे हैं अपना लिंक, खुद से कोई ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, कोई पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी जहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि उस वेबसाइट की अपनी स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि आपके जो वेबसाइट के लिंक्स लगे हुए हैं जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनसे टॉप प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 पे बिहान है। ठीक है, जो ये बेसिकली एडोबी का एक प्लेटफॉर्म है, एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ये जो हमारे टूल्स आते हैं ना, सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये प्रमोट करते हैं विजुअल आर्ट को, जहाँ पे जाके जो डेवलप डिजाइनर्स होते हैं वो अपना डिजाइन और अपना वर्क वहाँ पे पोस्ट करते हैं, अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, जैसे एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरह। ठीक है, तो ये उसकी डोमेन अथॉरिटी है 97। उसके बाद इनकी अपनी ही एप्लीकेशन है, शॉपिफाई के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ये शॉपिफाई के ऊपर स्टोर, तो 86 अगर उसके ऊपर लगे हुए हैं, इन्हीं के अपने ही लिंक्स, अपनी ही कोई सिस्टर वेबसाइट की तरह की। इस तरीके से उन्होंने, और जहां जहां अपने स्टोर्स बनाए हुए हैं वहीं पर इन्होंने अपने इस वेबसाइट के लिंक भी लगाए। सो उसकी डोमेन अथॉरिटी बता रहा है। ठीक है, किन पेजेस के ऊपर आपके, ये किन पेजेस के लिंक सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। सबसे पहले इनका होम पेज है ये, ठीक है ना, starlet.p के ऑब्वियसली इनका डोमेन है, तो ये इनका होम पेज है। सबसे ज्यादा इसके लिंक्स 444। उसके बाद सेकंड भी होम पेज ही है इनका। फिर उसके लिंक्स लगे हुए हैं, तो इस तरीके से फिर पेजेस की, कौन से पेजेस के लिंक्स कहाँ कितने लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आपके जो लिंक्स लगे हुए हैं उन पे एंकर क्या लगा हुआ है, एंकर टैक्स आपको पता है ना क्या होता है, कि जो आपके लिंक पे लगा होता है, तो आपके डायरेक्ट लिंक लगे हुए हैं ये, और कुछ लिंक ऐसे हैं जिनके ऊपर ये एंकर टैक्स लगा हुआ है, वाइट स्टारलेट शूज एडिडास। ठीक है, तो एंकर लिंक ये लगाया हुआ है, पीछे इसके लिंक क्या है, आपकी वेबसाइट का लिंक। विजिट वेबसाइट, ये तो हम सोशल मीडिया में बहुत यूज करते हैं, आई डोंट नो कि इनका इतना कम क्यों है। सबसे ज्यादा तो इसके ऊपर लगे होने चाहिए थे लिंक, क्योंकि जब भी आप लिंक लगाते हैं आप यही लिखते हैं। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, चलें ये पूरा कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, यही जो सारी अच्छा, ये चीजें थी मैंने बैकलिंक आपको। जो है, हम्म। ये जी जी पूछे। किसका लगता है? मेन मेन पेज का लगता है, या यानी हम किसका भी लगा डिपेंड सकते हैं? डिपेंड करता है, कुछ लोग अपने होम पेज का आइटम, लगाते हैं चुप। प्रोडक्ट। या कुछ अपने प्रोडक्ट्स का लगाते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगाई हुई है या उसको ज्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं, सर्विस पेजेस हैं, अगर आप सर्विसेज देते हैं तो सर्विस पेजेस के ज्यादा लगेंगे लिंक्स। अगर आपने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, यानी कि आपने फॉर्म बनाया हुआ है, और आपको ऐसी चीज सेल करते हैं जिसके अंदर लोगों को कोटेशन लेनी पड़ती है, जो अपना इंटरेस्ट शो करके आपसे सवाल पूछना होता है, कुछ भी मीटिंग फिक्स करनी है, इस तरह का आपने कोई लैंडिंग पेज बनाया है, तो फिर लैंडिंग पे एडमिशन्स के होते हैं यूनिवर्सिटीज के, एडमिशन फॉर्म जो होता है, तो वो किसी पेज लैंडिंग पे भी पेज होता लगा है, तो सकते लैंडिंग पेज पे ज्यादा लगता है। हाँ, किसी भी पेज पे जो आपको प्रमोट करना हो ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आए लोग, वहाँ हैं। हमारी मेल इंफॉर्मेशन। तो ये सारे जो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल रही है, उसी के उसी का एक चार्ट फॉर्म यानी कि विजुअल है। टॉप डोमेन्स कौन से हैं, .com, .in, सबसे ज्यादा बैकलिंक्स आपके .com के ऊपर लगे हुए हैं, फिर .in पे लगे हुए हैं, .org पे लगे हुए हैं, .net पे लगे हुए हैं।
ठीक है। उसके बाद टॉप कंट्रीज में सबसे नंबर में सबसे ज्यादा जो ये वेबसाइट्स हैं, जहाँ जिन वेबसाइट्स के ऊपर ये जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपके लिंक लगे हुए हैं वो किन कंट्रीज में ऑपरेट हो रही हैं? यूएसए में है, फिर SGDEFL। ठीक है। तो ये वाली चीजें आ गई। ऑन पेज लिंक्स, ऑन पेज इंटरनल लिंक्स कितने हैं आपके? 134। एक्सटर्नल लिंक्स फॉलो 12। एक्सटर्नल लिंक्स नो फॉलो 0, जो वेबसाइट के ऊपर है। ये वाले एक्सटर्नल लिंक्स, ये वो एक्सटर्नल लिंक्स नहीं है जो आपके लगेंगे, वो एक्सटर्नल लिंक्स है दूसरों के आपने अपनी वेबसाइट पे लगाने हैं। अच्छा। ठीक है। ऑन पेज। अपने लगाए हैं आपने 134 और दूसरों के लगाए हुए हैं 112। वो आपके दूसरों के क्या, आपके अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी हो सकते हैं, आपके दूसरे अकाउंट्स भी हो सकते हैं। क्लियर? जी। चले, मीटिंग एंड करके नया लिंक दे लो, फिर ज्वाइन करना। ओके।